2 दिन जमशेदपुर में रुकने के बाद आज हम निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी जमशेदपुर से अराउंड 404 किलोमीटर दूर है। 8.5 या 9 घंटे का रास्ता रहेगा हमारे लिए। एंड अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि 7 बजे तक टच कर ले जगन्नाथपुरी को। बट बीच में हमें खाना भी बनाना है एंड साथ में हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक्स के लिए भी रुकेंगे, तो शायद 7-7:30 हो जाएगा। बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। रास्ते में हमने दही चूड़े का क्विक नाश्ता किया और आगे बढ़े। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, छोटे छोटे गांव के बीच से निकल रहा था। बट फिर सुंदर नज़ारे दिखने लग गए। जैसे ही हम लोग उड़ीसा एंटर किए, वहाँ पे चारों तरफ हरियाली थी, रोड बहुत ही साफ सुथरा था। 80 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं जमशेदपुर से, अराउंड 90 हो गया है अभी। एंड हम लोग उड़ीसा बॉर्डर एंटर कर चुके हैं। उड़ीसा बॉर्डर एंटर करने के थोड़ा पहले थोड़ा सा रोड ख़राब है, तो वहाँ टाइम लग सकता है। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नई रोड बन रही है, पुरानी को उखाड़ा जा रहा है, इसलिए हमें वहाँ थोड़ा टाइम लगा। लेकिन एंटर करने के बाद रोड हाईवे पूरा अच्छा है एंड यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है, बीच बीच में लेक्स दिख रहे हैं, तो नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। सो इट्स वेरी एन्जॉयबल व्यू। एंड अभी हम थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक के लिए रुके हैं। विशाल बाहर निकला है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहा है। हमने बैग्स भी दोबारा रीअरेंज किए हैं पीछे। सो बैग्स रीअरेंज करते ही हम निकल पड़े। क्योंकि रोड्स इतने अच्छे थे और हर तरफ जंगल था, हमारा मन हुआ यहाँ पे रुक के कुछ पिक्चर्स लिया जाए। क्योंकि यहाँ हर जगह लिखा होता है ये एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया है, हमने डिसाइड किया हम यहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे और फिर निकल पड़े। आगे निकलते ही हमें एक बाज़ार भी दिखाई दिया, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का सामान बिक रहा था। काफ़ी भीड़ भी थी, तो हमें ये निकलने में, इसे क्रॉस करने में थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिली। सो वी हैव रीच्ड कटक। अब हम भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हैं एंड वहीं से सीधे पुरी निकलेंगे। भुवनेश्वर में हमारा कोई पिट स्टॉप नहीं है। सो वी रीच पुरी इन नेक्स्ट 1 hour 30 minutes और सो। वहाँ पे हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया है एंड लेट्स सी कि कितना ट्रैफिक मिलता है और कब पहुँचते हैं। कटक और भुवनेश्वर क्रॉस करते करते थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, थोड़ा टायर्डनेस भी फील होने लगा, तो विशाल ने बाहर ही गाड़ी रोकी और हम लोगों ने कॉफ़ी बनाई। कुछ ही देर में पुरी का साइन बोर्ड दिखाई देने लगा। पुरी एंटर करते ही हम अपने एयरबीएनबी पे गए, वहाँ पे फ्रेश हुए और फिर सीधे वॉक के लिए निकल गए मरीन रोड। वहाँ देखा तो एक बड़ा सा मेला लगा हुआ था। पुरी में एक मॉडर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर का एक यूनिक ब्लेंड दिखाई देता है। यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से जगन्नाथपुरी के दर्शन करने तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ बीच साइड की नाइट लाइफ को भी एंजॉय करने आते हैं। यहाँ बीच साइड पे सी फूड के स्टॉल्स, मिठाई की दुकान, बार्स, पब्स, सब कुछ ही देखने मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे श्रद्धा से भरे हुए लोग रास्ते पे जगन्नाथ की जयकार करते हुए भी सुनाई देते हैं। यही पुरी को बहुत यूनिक बनाता है। रात में वॉक करते करते हम जगन्नाथपुरी के कैंपस के पास में आ गए थे, लेकिन क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था वहाँ पे, इसलिए आज हम लोग कैंपस के अंदर नहीं गए और डिसाइड किया कि अगली मॉर्निंग हम लोग सबसे पहले उठ के जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे एंड उसके बाद कोणार्क को एक्सप्लोर करेंगे। अगली सुबह दर्शन करने के बाद हम लोग कोणार्क टेम्पल के लिए निकल पड़े। एज़ यूजुअल रास्ते बहुत ही सुंदर थे, आसपास बीच दिखाई दे रहा था और यहीं पे हमें एक स्पॉट दिखाई दिया जहाँ पे लोग बोटिंग करने के लिए बीच में जा रहे थे, साथ में नहा भी रहे थे। तो हम लोगों ने भी पॉज लिया, उतरे और उस जगह को एक्सप्लोर किया थोड़ा। एक घंटे की राइड के बाद फाइनली हम लोग कोणार्क टेम्पल पहुंच गए एंड सच में ये बहुत ही देखने लायक जगह है। इसको हमने सिर्फ पहले 10 रुपए के नोट पे ही बना हुआ देखा था, लेकिन इसे सामने से देख के ही इसकी भव्यता हमें समझ आई। कोणार्क इंडिया की रिच हिस्ट्री एंड उस समय पे होने वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है। उस समय किस तरीके से कितने स्किल्ड कारीगर थे और अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके इस तरीके के भव्य आर्किटेक्चर को बनाते थे, उसके बारे में हमें यहाँ पे हमारे टूर गाइड से जानने मिला। उन्होंने हमें बताया कि कैसे ये टेम्पल सूर्य देवता के लिए बनाया गया था और ये एक रथ के फॉर्मेशन में है, जिसमें सामने घोड़े, साइड में हाथी और अलग अलग कार्विंग्स बनाई गई हैं।
अगर आप देखेंगे इन पिक्चर्स में तो यहाँ पे आपको व्हील्स दिखाई देंगे जो इस रथ को कैरी करने के लिए एज अ डिपिक्शन बनाए गए थे और जो साइकिल ऑफ अ डे बताते हैं। कोणार्क में कुल ऐसे 24 व्हील्स हैं। इन व्हील्स को अगर देखा जाए और इनको समझा जाए तो ये एक्चुअली उस समय में टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें शैडो पड़ने से सूरज का शैडो और मून का शैडो किस साइड पड़ रहा है उसकी बेसिस पे टाइम का डिपिक्शन किया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग सेक्शंस के बारे में भी बताया कि कौन से स्ट्रक्चर को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। साथ ही ये भी बताया कि अभी जो इमारत खड़ी हुई है हमारे सामने वो 128 फीट की है, लेकिन एक इससे भी 100 फीट ऊंचा मंदिर था जो कि टूट गया है और वो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ था। उसके ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ था जो आयरन बीम से जुड़े हुए इस मंदिर को सपोर्ट करता था। उस समय इस मंदिर के आसपास समंदर हुआ करता था जिसमें से बड़े बड़े जहाज निकलते थे और उस मैग्नेट की वजह से उन जहाज का कंपास माल फंक्शन करने लग जाता था। इसी वजह से पोर्टुगीज सेलर ने उस मैग्नेट को वहाँ से बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया एंड धीरे धीरे ये पूरा का पूरा मंदिर ढह गया। सिर्फ इसकी एक ही इमारत बची रही जिसको एक गवर्नर ने प्रिजर्व करने के लिए पूरा रेत और मिट्टी से भर दिया था। आज भी इस टेम्पल के अंदर रेत भरा हुआ है और इसलिए इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता। टेम्पल के बाहर एक नवग्रह टेम्पल है जिसे भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम लोगों ने बाहर के शॉपिंग मार्केट भी देखा और वहाँ से कैश्यूज भी खरीदे। लौटते वक्त रास्ते में हमें ये रिट्रीट भी दिखाई दिया। यहाँ थोड़ी देर हम बैठे, शांति को महसूस किया। पीछे जो शैक था उस पर बहुत ही ज़्यादा गाने बज रहे थे तो उड़ीसा के इन गानों को भी हमने सुना और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस अपने एयरबीएनबी की तरफ निकल गए। इसी के साथ हमने अपना पूरी का ट्रिप कंप्लीट किया और नेक्स्ट डे की तैयारी में लग गए जहाँ एक नया डेस्टिनेशन हमारा वेट कर रहा था। टू नो मोर अबाउट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग।